व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज स्टैटिस्टिक्स? मेरे को कोई भी एकदम जवाब दो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चाहे हिंदी में बोलिए चाहे इंग्लिश में बोलिए, बट आई वांट एन आंसर फ्रॉम एटलीस्ट समवन ओवर हियर, देन ओनली वी आर गोइंग टू मूव ऑन विद दिस चैप्टर। Collection, processing and analysis of specific economic data. वापिस बताओ एक बार, रीस्टार्ट करके। It, according to me, it concerns with collection, processing and analysis of specific economic data. ओके, वेल डन, चलो बढ़िया बात है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज वेरी क्लियर टू यू दैट इट इज अ कलेक्शन ऑफ अ डेटा, एंड उसके बाद उस डेटा को रीड करना, ऑब्जर्व करना, एंड देन रीचिंग टू अ पॉइंट वेयर वी कैन डिसाइड दैट व्हाट इज द वे फॉरवर्ड। ठीक है, लेकिन अगर हम स्टैटिस्टिक्स की इकोनॉमिक्स के थ्रू बात करेंगे तो वी जस्ट कैन नॉट गो विद दिस ओनली वर्ड स्टैटिस्टिक्स। इसके पहले हमें इकोनॉमिक्स समझना पड़ेगा, ठीक है, नंबर वन। एंड देन वी विल हैव टू अंडरस्टैंड कंज्यूमर, कंजम्पशन, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन एंड ऑल अदर थिंग्स व्हिच वी आर गोइंग टू गो एंड अंडरस्टैंड विद दिस। आज मैं आपको एक जनरल सा पीपीटी जो बनाया हुआ है वो मैं आपको शोकेस करूंगा, ताकि इंट्रोडक्शन क्या है और हमें इससे कैसे आगे बढ़ना है वो एटलीस्ट एक बार क्लियर हो जाए। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट पेज। चलो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ आते हैं। इंट्रोडक्शन टू सिनॉप्सिस, मतलब हम लोग बेसिकली किस बारे में बात करने वाले और स्टैटिस्टिक्स में क्या क्या आएगा फर्स्ट चैप्टर के अंदर, वो देख लो। बेसिक टर्म्स कौन कौन से हैं, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स जो हमने किया था इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर पढ़ते हुए, ऑर्डिनरी बिजनेसेस ऑफ लाइफ, कौन कौन से ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में काम आएगा, व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, वी हैव डन दैट, व्हाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज, ये हम सबको याद होगा शायद स्कैर्सिटी की वजह से, इकोनॉमिक्स एंड इट्स कंपोनेंट, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स, स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मेथड्स आर नो सब्स्टिट्यूट फॉर कॉमन सेंस। तो ये इस प्रेजेंटेशन में है। हम खाली पहले ये चीज समझेंगे ताकि कल जब हम बुक के ऊपर आए और बुक के थ्रू कोई चीज समझने की कोशिश करें जिसका एरिया इसमें काफी कुछ कवर्ड है, आपको एज इफ अलग से बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ रह जाता है तो कल बुक का जो पार्ट रह गया है वो भी हम लोग अंडरस्टैंड करें। चलो अब पहले बेसिक टर्म समझते हैं। ठीक है, बेसिक टर्म्स में जैसे मैंने कहा, हमें अगर इकोनॉमिक्स समझना है और इकोनॉमिक्स के अंदर स्टैटिस्टिक्स समझना है तो वी नीड टू नो अबाउट द कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, सेलर एंड ऑल अदर वर्ड्स। So according to economics, who is a consumer? A person who purchases goods and services for personal use is termed as a consumer. आप, मैं, हमारे साथ जो भी बैठे हुए अभी क्लास के अंदर जितने लोग हैं, आप चाहे किसी से भी इंसान से मिलते हो बाहर, वो we all are consumer, क्योंकि हम गुड्स और सर्विसेज परचेज करते हैं। अब गुड्स का मतलब क्या हो गया, जो डायरेक्ट प्रोडक्ट है, जैसे कॉफी, टी, चॉकलेट और शूज, ड्रेसेस, गारमेंट्स, तो ऑल दिस थिंग्स आर गुड। सर्विसेज, जो भी सर्विसेज हमें प्रोवाइड कराई जा रही है, जैसे टीचर जो सर्विस प्रोवाइड करता है उसके लिए वो कुछ चार्ज करता है, ओके, दैट इज द सर्विस। डॉक्टर जो भी प्रोवाइड कर रहा है हमें सर्विस, उसके लिए वो चार्ज करता है, हम उसको परचेज करते हैं। ठीक है, तो दैट इज व्हाट इज कंज्यूमर, अ पर्सन हु परचेसेस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पर्सनल यूज, अपने यूज के लिए जो परचेज कर रहा है उसे हम कंज्यूमर कहते हैं। अब कंज्यूमर के साथ एक और वर्ड है जो यहाँ पर है नहीं, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ, कंजम्पशन। कंजम्पशन इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग ऑफ यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ आवर बॉडी। कंजम्पशन क्या है कि हम लोग जो कंज्यूम कर रहे हैं उसका जो यूटिलिटी वैल्यू निकालते हैं। यूटिलिटी वैल्यू, इफ यू रिमेंबर, इकोनॉमिक्स के सेकंड चैप्टर के अंदर मैंने आपको करवाया था, व्हाट इज यूटिलिटी एंड व्हाट इज यूटिलिटी वैल्यू। इसके दो मेथड होते हैं जो भी बताया गया था, एम आई राइट? एक होता है यूटिलिटी निकालना, ठीक है, फिजिकल फॉर्म में, और एक होता है कम ज्यादा बताना, इनडिफरेंस कर्व एक था, और एक कौन सा था, कौन बताएगा मुझे? एक था इनडिफरेंस कर्व जो कि हमें किसने दिया था, और एक जो मेथड था वो कौन सा था जो कि हमें किसने दिया था? एनीवन प्लीज रेज योर हैंड एंड गो फॉर द आंसर। There were two analysis. Manish Khatri, give me the answer. Two ways of measuring. Two ways of measuring. कौन से थे? टू वेज ऑफ मेजरिंग सर, आगे क्या बोला आपने? यूटिलिटी, जो हम लोग यूटिलिटी मेजर करते थे सर, एक तो कार्डिनल और एक ऑर्डिनल। कार्डिनल और ऑर्डिनल, और ये किसने किसने दिए थे? मार्शल और हिक्स। ठीक है, और हमने दोनों एनालिसिस पढ़ा था, एम आई राइट? यस सर। डिफरेंस कर्व एनालिसिस था, और एक कौन सा एनालिसिस था?
याद करो याद करो। सर दूसरा याद नहीं आ रहा। तो हमने बाद में किया था, पहले कार्डिनल मेजरमेंट के लिए कौन सा एनालिसिस किया था हमने, याद होगा तो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। यस सर। हाँ, तो वही चीज हो गई यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कंजम्पशन किस तरह से मेजर किया जा सकता है, यूटिलिटी कितना मिल रहा है हमें, हमें कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है व्हाइल परचेजिंग द गुड्स और द सर्विसेज इज कॉल्ड कंजम्पशन, ठीक है। अब प्रोड्यूसर, अ पर्सन हु प्रोड्यूसेस गुड, जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो क्यों प्रोड्यूस कर रहे हैं, ताकि वो सेल कर सके। और वो क्यों सेल कर सके, क्योंकि कंज्यूमर के डिमांड है कि वो कंज्यूम करे और अपने आप को सेटिस्फाई करे। तो अकॉर्डिंगली एक मैन्युफैक्चर होगा जो प्रोड्यूस करेगा और हम उसको प्रोड्यूसर कहेंगे। सेलर, अ पर्सन हु सेल्स गुड। अब प्रोड्यूसर के बाद कौन सा डिपार्टमेंट आता है, सेलर का। अब ऐसा तो है नहीं ना कि मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है और वही मार्केट में आके सेल कर रहा है, नहीं, ये नहीं होता। एक इंसान प्रोड्यूस कर रहा है, उससे कोई इंसान जाके मीडिएटर के रूप में खरीद रहा है, फिर वो मार्केट में आ रहा है और वो सेल कर रहा है। तो द पर्सन हु इज बाइंग फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर and selling to the consumer is called a seller. A person who sells goods and services to make a profit is called a seller. उसको हम in general terms शॉपकीपर भी बोल सकते हैं, जो कि आप बाजार में जाओगे तो आपको हर जगह मिल रहा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, सरस का दूध मिलता है बाजार में और आपके घर के पास बड़े आराम से मिल जाता है सरस का दूध, राइट, सरस का पैकेट जो आता है। बट क्या वही लोग उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं? ऑब्वियसली नहीं कर रहे, प्रोडक्शन कहीं और हो रहा है। वो लोग उसको खरीद रहे हैं प्रोडक्शन हाउस से, मैन्युफैक्चरर से, एट अ रेट which is cheaper than what they are going to sell it to you, ठीक है। वो उसको आपको सेल करेंगे at a rate which is more than what they have bought it in, ठीक है। तो वो जो डिफरेंस आएगा, गैप जो आएगा, जो वो खरीद रहे हैं और जो आपको बेच रहे हैं उसके बीच का, that is called what do I say, the profit which they are making on every product. Okay, now we are going to move to the next part, that is saving, a part of the income which is not consumed. अब आप अगर इस चीज को ध्यान लगाओगे, स्टैटिस्टिक्स में बहुत जरूरी है हमारे को पता करना कि हमारा इनकम का कोई एक ऐसा पार्ट भी होता है जिसको हम कंज्यूम नहीं करते। मतलब क्या हो गया, उसको हम लोग सेविंग्स में रखते हैं। जैसे आप अपने मम्मी पापा से कभी भी बात करोगे तो देखना वो बताएंगे कि मेरा आईसीआईसीआई बैंक के अंदर ये है, या फिर ये मेडिकल क्लेम है, या फिर आपका मैंने सेविंग्स बैंक के अंदर अकाउंट खोल रखा और इतना रुपया वहां पे रख रखा है। तो दीज आर ऑल व्हाट, दीज आर ऑल सेविंग्स, जो कि मार्केट में नहीं जा रहा। तो ये क्या हो गया, इसको आप सेविंग्स कहोगे और ये कंज्यूम नहीं हो रहा। इन्वेस्टमेंट, एंड इन्वेस्टमेंट इज द परचेज ऑफ गुड्स दैट आर नॉट कंज्यूम्ड टुडे बट आर यूज्ड इन द फ्यूचर टू क्रिएट वेल्थ। अब इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट वो होता है कि आप जैसे सपोज करो कोई एक गुड को परचेज कर रहे हो लेकिन उसको कंज्यूम नहीं कर रहे, उसको क्या कर रहे हो, उसको बचा के रख रहे हो ताकि फ्यूचर में वो आपके लिए वेल्थ क्रिएट करे। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, बेसिक फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंडिया इज लैंड। आप देखोगे बहुत सारे लोग जमीन खरीद के रख लेते हैं। जैसे सपोज करो आप अभी व्यास कॉलोनी एरिया में रह रहे हो, तो व्यास कॉलोनी में आपका जो जमीन का रेट होगा वो करोड़ों में होगा, ठीक है। लेकिन उतना ही बीघा सपोज करो आप आके घसीसर से आगे जाके लेते हो, तो आपको वो जमीन, जो चीज करोड़ रुपया वहां पर है, दैट लैंड विल, उतना ही बीघा जमीन आपको उस एरिया में, घसीसर के आगे जाके एरिया में जहां पर अभी तक लोग आए नहीं है, इतना बसा नहीं है, वो 20 लाख 25 लाख 30 लाख में मैक्स टू मैक्स मिल जाएगा, ठीक है। अब आज वो आपका इन्वेस्टमेंट हो गया, क्यों? जो कि आपने वहां पे पैसा खर्चा किया, किस लिए? इसलिए कि आज से 10 साल 15 साल 20 साल बाद हो सकता है ये जो 20 लाख है आपका करोड़ रुपए में तब्दील हो जाए। Why? Because that land value will develop as more and more people will come and stay there, as more and more schools will open, as more and more facilities are going to open nearby your areas. तो जो लैंड जो आपने आज खरीदी है वो आपका एक इन्वेस्टमेंट हो गया। इसके अलावा और क्या इन्वेस्टमेंट होता है? जितनी भी मशीनरीज हम खरीदते हैं किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, वो हमारा एक इन्वेस्टमेंट होता है। बिकॉज वो मशीनरी सिर्फ आज यूज नहीं आती, वो आगे भी यूज आती रहती है और उस पर एक डेप्रिसिएशन लगता रहता है। अकाउंट्स में आप जो जितने भी बच्चे अकाउंट्स लेके रखते हैं उनको डेप्रिसिएशन का मतलब समझ आ रहा होगा कि इन्वेस्टमेंट जो हम करते हैं, हमारे पास जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें जो मशीनरीज होती है उसका एक तरीका होता है कि वो हर साल डेप्रिसिएट करती है, उसका एक परसेंटेज निकाला हुआ होता है, तो वो डेप्रिसिएशन वैल्यू भी काउंट होता जाता है, ठीक है। अब सर्विस होल्डर, अ पर्सन इज इन जॉब टू अर्न वेजेस और सैलरी। अब सर्विस होल्डर कौन है? जो कि सर्विस में जा रहा है। जैसे अगर आप इस हमारे स्कूल को एक कंपनी मान ली, तो इस कंपनी के डायरेक्टर कौन है? कौन है जिसने कंपनी खोली? विपिन पोपले सर, ठीक है। अब इसके सर्विस होल्डर कौन है? सर्विस होल्डर ऑब्वियसली हम सब है। टीचर जो काम कर रहे हैं यहाँ पे, वो यहाँ पर किसी सैलरी के लिए या कुछ वेज इनकम के लिए वो यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो वी आर ऑल दी
सर्विस होल्डर, सर्विस प्रोवाइडर, अ पर्सन हु प्रोवाइड सर्विसेज फॉर अ पेमेंट। अब हम ही लोग भी आपके लिए सर्विस प्रोवाइडर भी है। वाई? बिकॉज हम जो पैसा ले रहे हैं रिपीट करते हैं वो सर्विस प्रोवाइड करने का ले रहे हैं। कौन सा सर्विस? जो हम आपको दे रहे हैं, हम आपको जो टीचिंग करवा रहे हैं, हम आपको जो समझा रहे हैं, हम जो मेहनत कर रहे हैं आपके ऊपर, उसके लिए जो पैसा ले रहे हैं, दैट इज वी आर द सर्विस प्रोवाइडर फॉर यू एंड द सर्विस होल्डर फॉर लियाल पब्लिक स्कूल। ओके, इकोनॉमिक एक्टिविटी, एनी एक्टिविटी अंडरटेकन फॉर अ मॉनेटरी गेन। अगर आप सपोज करो सोसाइटी के लिए कोई जॉब कर रहे हैं जिसके अंदर आपने कोई पैसा नहीं कमा, तो वो आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं आएगी, ये याद रखना। वो कर्म में आएगी गीता के ज्ञान के थ्रू, लेकिन वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं आएगी। इकोनॉमिक एक्टिविटी में सिर्फ वही चीज आएगी जो कि आपको मॉनेटरी गेन प्रोवाइड करे। इसीलिए इन जनरल स्टेटमेंट भी से कि फ्री में तो एडवाइस भी नहीं देनी चाहिए। क्यों नहीं देनी चाहिए? क्योंकि वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हुई। आपने एडवाइस दे दिया, जब आप फ्री में कोई सामान देते हो तो सामने वाले को उसकी वैल्यू समझना। लेकिन अगर आपका किसी चीज के साथ कोई 1 रुपया आपने ऐड कर दिया, चाहे आप एडवाइस 1 ही रुपये में क्यों ना दे रहे हो, सामने वाले को वैल्यू लगेगी। वो जब 1 रुपया देगा तभी आप एडवाइस दोगे, इसका मतलब उसको एडवाइस की जरूरत है। ठीक है, तो वो एडवाइस भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगी। लेकिन अगर आपने फ्री में एडवाइस दे दिया कि देख तेरे को ऐसा करना चाहिए, तो वो एडवाइस क्या हो गई? आपने बस एडवाइस दिया है, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। लेकिन अगर आपने कोई भी काम पैसा लेके या पैसे के आदान प्रदान से किया है, गिव एंड टेक से किया है, तो दैट इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, तो ये बेसिक टर्म्स हैं। आई बिलीव यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी को किसी भी टर्म पे कोई सवाल करना है तो प्लीज रेज योर हैंड एंड आस्क मी द क्वेश्चन राइट नाउ। टू द नेक्स्ट पेज। हाँ, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। Alfred Marshall, a great co-founder of modern economics, defines economics as, इसने क्या डिफाइन किया इकोनॉमिक्स को? The study of mankind in the ordinary business of life। मतलब क्या हुआ कि मैनकाइंड को पढ़ना, ऑब्जर्व करना, जनरल बिजनेस लाइफ के जो जनरल बिजनेस है, जो जनरल जीने की प्रक्रिया है, उसके अंदर अगर आप उसको ऑब्जर्व करते हो, उनको पढ़ते हो मैनकाइंड को, एंड दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। ठीक है, और कैपिटल क्या है? कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ वेल्थ व्हिच इज डिवोटेड टू ऑब्टेनिंग फर्दर वेल्थ। आपके पास 10 रुपए है, आपने 5 रुपए गए बाजार में और खर्चा कर दिया। ठीक है, किस पर खर्चा किया? चॉकलेट खरीदने पर और पर आपने खर्चा कर दिया खाली। 3 रुपए आपने सेविंग्स में डाल दिए कि 3 रुपए मेरे को सेविंग करनी है। अब जो 2 रुपए आपका, उसमें आपने सोचा कि यार एक काम करते हैं, 2 रुपए का मैं मैन्युफैक्चरर के पास जाकर, जो चॉकलेट बनाता है उसके पास जाकर 2 रुपीज का चॉकलेट खरीदता हूँ। तो मार्केट में जो 2 रुपए की 2 टॉफी मिल रही है, आपने 4 खरीदी। अब उस 4 टॉफी को आपने मार्केट रेट के अनुसार सेल किया, जो कि 1 रुपया पर टॉफी है, आपको 50 पैसे में मिल गया। आप 1 रुपीज पर टॉफी पे सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने 2 रुपया खर्चा किया और 4 रुपए कमाए। अब ये जो लास्ट के 2 रुपए थे, वो आपका वो पार्ट ऑफ वेल्थ है जिसको हम कैपिटल कहेंगे। इसका मतलब क्या हो गया? कैपिटल वो पार्ट ऑफ वेल्थ कहलाता है। आपके पास जो इनकम है, जो पैसा है, उसका वो पार्ट है कैपिटल, जो आप खर्चा करते हो फॉर अर्निंग फ्यूचर वेल्थ। और वेल्थ कमाने के लिए जो आप पैसा खर्चा कर रहे हो, उसको हम लोग कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहते हैं या कैपिटल कहते हैं। ठीक है, चलो इकोनॉमिक्स का जो स्टडी था, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड सोसाइटी चूज टू एम्प्लॉय scarce resources that could have alternative uses in order to produce various commodities that satisfy their wants and to distribute them for consumption among various persons and groups in society। अब देखो, जब हमने इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन पढ़ा था आपके अभी जब पहला चैप्टर कर रहे थे इकोनॉमिक्स में, तो उसका डेफिनेशन थोड़ा छोटा था। बट यहाँ पर हमने इसको एक प्रॉपर बिग फॉर्म में डिफाइन किया है, ताकि आपको सारी एक्टिविटीज जो इकोनॉमिक्स के अंदर होती है वो समझ आ जाए। What are the activities? Economics is the study of how people and society choose to employ scarce resources। Scarce resources कैसे हो गए? क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है और वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है। तो जो स्केर्स रिसोर्सेज है उसको जैसे सोसाइटी एम्प्लॉय करती है, जिसका ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हो सकता था, लेकिन हम उसको जिस यूज में लगा रहे हैं उस यूज में क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि वो हाईएस्ट अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, और क्योंकि वो आपका एक वांट को सेटिस्फाई कर रही है। उसके अलावा और क्या काम करती है? और वो डिस्ट्रीब्यूट करती है कंजम्पशन को, किसके अंदर? अमंग वेरियस पर्सन्स एंड ग्रुप्स इन द सोसाइटी। तो इकोनॉमिक्स का ये पूरा का पूरा काम है। दिस इज द वर्क ऑफ द इकोनॉमिक्स एज अ होल, जो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पर एक फ्लो चार्ट आपको बनाया हुआ है जो कैसे ये बीसीएस सर्कल में काम करता है। ओके,
Now we are going to move to the sixth slide, that is ordinary businesses of life. अब आपको ये समझना जरूरी है कि what are the ordinary businesses of life. जो वो word आया था ordinary businesses of life, उसको समझते हैं हम. Economics is the study of mankind in the ordinary businesses of life. Individual and social life actions which are closely connected with the use of material required. आपका जो मटेरियल है उसका जो रिक्वायरमेंट है, जैसे आप समझ लो ब्यूटी प्रोडक्ट, जैसे आप समझ लो खाने पीने के सामान, राइस, दाल, pulses and all these things, rice, pulses, wheat, vegetable, fruit, all these things जो ये जो इंडिविजुअल और सोशल लाइफ के एक्शंस के साथ बहुत क्लोजली कनेक्टेड है, जो मटेरियल रिक्वायरमेंट हम लोग फुलफिल करते हैं, ये ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में आते हैं. Any activity undertaken for monetary purpose is termed by the economists as ordinary business of life. अब ये जो सोशली कनेक्टेड है, इसके अंदर अगर आप कोई भी एक्टिविटी लेते हो जो कि आप इसलिए कर रहे हो ताकि मॉनिटरी पर्पस सब हो, आपका मॉनिटरी गेन हो आपका, या फिर किसी एक जन को मॉनिटरी गेन हो रहा हो और कोई कुछ पैसा उसको दे रहा हो ताकि उसको सेटिस्फैक्शन गेन हो रही है, उसके वांट फुलफिल हो रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ इन द जनरल टर्म्स ऑफ इकोनॉमी. ओके, चलो अब व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ये हमने किया था, आप लोगों को सबको याद होगा, बट चलो एक बार रिव्यू कर लेते हैं इसको. इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर द प्रॉब्लम्स ऑफ चॉइस और ऑफ एलोकेटिंग स्केर्स रिसोर्सेज टू अदर यूजेस ड्यू टू स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज. इकोनॉमिक प्रॉब्लम बेसिकली जो आती है वो कहाँ से? अच्छा चलो इसका जवाब मैं नहीं दूंगा. आई वांट समवन टू आंसर दिस. एनीवन हु वुड लव टू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड गिव द आंसर ऑफ इट. व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉब्लम ऑफ चॉइस? बहुत डिटेल में किया था ये हमने. यस राघव, गो फॉर इट. सर choices, scarcity of आपकी आवाज choices. क्लियर नहीं है. हेलो सर, नाउ हाँ, हेलो गो फॉर इट. सर, इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, सो सर हमें चॉइस करना ही पड़ेगा क्योंकि हम रिसोर्सेज तो बढ़ा नहीं सकते, बट ह्यूमन नीड्स होती है वो फुलफिल कभी होते ही नहीं है. सो हमें हमारे पास रिसोर्सेज उतने रहते हैं, उसके बीच में हमें चॉइसेस करनी पड़ती है. Okay, chalo, very good beta. This is a good explanation, but I want one more explanation of this in a real economic form. Yes, Vahini. Tushan, go for it. Good afternoon, sir. Good afternoon, beta. बताओ. Sir, problem of choice states that we have limited resources, but there are many choices. So, sir, हिंदी में बता दूं क्या? हाँ बताओ. I have no problem that. Did I say you to English? सर अपने पास रिसोर्सेज तो सर लिमिटेड है, पर लेकिन जो अपनी जो चॉइसेस है ना वो बहुत सारी हैं, तो उसके लिए अपन को कोई एक पर्टिकुलर चीज यूज करनी पड़ेगी, चॉइस करनी पड़ेगी, जिसके लिए अपन उस रिसोर्स को यूज कर सके. Yes, very good. Again, the same answer. So, very good, Ushan Khatri. I believe everyone has understood this thing. Okay. तो अब हम लोग इसके बारे में समझते हैं. देखो, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर द प्रॉब्लम्स ऑफ चॉइसेस और ऑफ एलोकेटिंग स्केर्स रिसोर्सेज टू अदर यूजर्स ड्यू टू स्कैर्सिटी ऑफ. हमारे पास रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, हमारी वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है, और एक चीज जो आप काम में ले रहे हो, जैसे लैंड है, अगर लैंड आप 2-4 कामों में ले सकते हो. आप वहाँ पे फैक्ट्री सेटअप कर सकते हो, आप वहाँ पे अपना घर बना सकते हो, आप वहाँ पे स्कूल खोल सकते हो, आप वहाँ पे खेती बाड़ी कर सकते हो. यू कैन डू सो मेनी थिंग्स विद द लैंड. लेकिन वो जो लैंड है वो आपके पास इतनी मात्रा में नहीं है कि आप चारों चीजें कर लो. इट इज नेवर पॉसिबल. तो उस लैंड का जो यूज है वो आपको डिसाइड करना पड़ता है. कैसे? अकॉर्डिंग टू व्हाट इज योर वांट एंड हाउ व्हाट विल प्रोवाइड यू सेटिस्फैक्शन, व्हाट विल प्रोवाइड यू द मोस्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, और या फिर ये कह लेंगे मोस्ट अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन. तो ये जो चॉइसेस आते हैं, जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है बिकॉज ऑफ द स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, दैट इज कॉल्ड द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस. These resources have alternative refusal, which is why the problem of choice arises. यहाँ पर I have tried कि मैं इसको properly amalgamate करूँ इसके अंदर, तो ये आप बाद में बड़े आराम से चेक कर लेना, which I'll send you. तो ये यहाँ पर बताने की इसको जरूरत नहीं, ठीक है. अब चलो हम आगे बढ़ते हैं. Why economic problem arise? अब economic problem
अराइज ही क्यों होता है, ये बात उठती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, जो सबसे पहला रीजन है, बट द रिसोर्सेज टू सैटिस्फाई दोस वांट्स आर लिमिटेड एंड दीस रिसोर्सेज ऑफ अल्टरनेटिव यूजेस, इसीलिए इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है। रिसोर्स स्कैर्सिटी गिव राइज टू द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अमंग कंज्यूमर एंड दे मेक रैशनल चॉइस टू सैटिस्फाई देयर डिमांड, और वो एक रैशनल चॉइस बनाते हैं ताकि वो अपने डिमांड को सेटिस्फाई कर सके, एंड दैट्स व्हाई दिस इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज। ये सारा हमने इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर में कर लिया था। इकोनॉमी एंड इट्स कंपोनेंट, इकोनॉमी और इसके कंपोनेंट क्या है, अब ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये पूरी चीज आपके उस चैप्टर में नहीं है, ठीक है। अ सिस्टम इन विच पीपल गेट अ लिविंग टू सेटिस्फाई देयर वांट थ्रू द प्रोसेसेस ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज, इट हैज 4 कंपोनेंट्स, ठीक है। तो इकोनॉमी क्या है ये आप सबको पता है, हमने कर लिया। इसके कंपोनेंट क्या है ये जानना अब हमारे लिए बहुत जरूरी है। और कंपोनेंट होता क्या है, एक सिस्टम जहां पर एक आदमी या फिर पीपल या सोसाइटी अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए 4 प्रोसेसेस के थ्रू काम कर रहे हैं, और वो 4 प्रोसेसेस कौन से हैं? पहला प्रोडक्शन, दूसरा कंजम्पशन, तीसरा इन्वेस्टमेंट और चौथा एक्सचेंज, ठीक है। अब पहले हम प्रोडक्शन समझते हैं। व्हाट इज प्रोडक्शन? इट इज डिफाइंड एज creation of utility. It is the process in which inputs are transformed to goods or services. ये कैसे डिफाइन होता है? क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी का को क्रिएट करता है। इसका मतलब क्या हो गया, आप जिस चीज से अपने आप को सेटिस्फाई करोगे उस प्रोडक्ट को क्रिएट का कौन कर रहा है, कहाँ हो रहा है, वो प्रोड्यूस हो रहा है, तब जाके वो क्रिएट हो रहा है। तो इट इज द क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, द प्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। इट इज द प्रोसेस इन विच इनपुट्स आर ट्रांसफॉर्म्ड टू गुड्स और सर्विसेज। इनपुट्स का मतलब क्या हो गया, रॉ मटेरियल्स है आपके पास, उसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है टू मेक इट इनटू अ गुड, या फिर उसके थ्रू सर्विस प्रोवाइड कराई जाए, ठीक है। कंजम्पशन, इट इज डिफाइंड एज यूजेस ऑफ गुड्स और सर्विसेज। कंजम्पशन क्या है, आप मैं हम लोग कितने सारे गुड्स को यूज कर रहे हैं, कितने सारे सर्विसेज को कंज्यूम कर रहे हैं, ये जो यूज कर रहे हैं हम लोग गुड्स और सर्विसेज को, दैट इज कॉल्ड कंजम्पशन। इट इज द प्रोसेस बाय विच अ गुड और अ सर्विस इज कंप्लीटली यूज्ड अप। इन्वेस्टमेंट, इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन व्हिच इज कमिटेड फॉर फ्यूचर इनकम। अभी जो मैंने आपको बताया, आप अगर फ्यूचर इनकम के लिए कोई चीज सेव कर रहे हो, किस इनकम से, कैपिटल जिसे हम कहते हैं, अगर आप फ्यूचर इनकम के लिए उसे बचा रहे हो और उसको यूज कर रहे हो वहां पे, तो हम उसको इन्वेस्टमेंट कहेंगे। एक पैसा जो आप अभी जा रहे हो बाजार में खर्चा कर रहे हो अभी के सेटिस्फैक्शन के लिए, दैट इज नॉट इन्वेस्टमेंट, दैट इज योर कंजम्पशन। लेकिन एक पैसा जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो ताकि आपको फ्यूचर में फायदा हो, आपको फ्यूचर में और वेल्थ को प्रॉफिट आए, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। Then there is a distribution. It is a part of production which explains how the national income is distributed among different factors of production. अब ये वो पार्ट ऑफ प्रोडक्शन है जिसमें ये एक्सप्लेन किया जाता है कि जो नेशनल इनकम है उसको कैसे अलग अलग जगह पर डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है उसमें डाला जा रहा है पैसा, ताकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर ग्रोथ आए और आपका जो कंजम्पशन है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो और बढ़ता जाए। क्योंकि अगर लोगों के पास पैसा बढ़ेगा तभी ये सारी चीज बढ़ेगी, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से करना बहुत जरूरी है। अब देखो यहाँ पर जैसे ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बात हुई, इट इज द पार्ट ऑफ प्रोडक्शन व्हिच एक्सप्लेन्स हाउ द नेशनल इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो हमारा ये जानना जरूरी है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या है, तो मैंने आपको बताया था देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। पहला क्या है, लैंड, जो अभी हम बात कर रहे थे, these are the factors of production, मतलब इनके जरिए ही प्रोडक्शन होता है, नहीं तो प्रोडक्शन होगा ही नहीं। तो पार्ट ऑफ द इनकम गोज टू द ओनर ऑफ लैंड इन द फॉर्म ऑफ रेंट, ठीक है, ये नंबर 1 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट इज लेबर, पार्ट ऑफ द इनकम गोज टू द लेबरर्स फॉर देयर सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ वेजेस। आपने जो इनकम किया है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो आप अलग अलग जगह जहां से प्रोडक्शन हो रही है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। थर्ड, कैपिटल, पार्ट ऑफ द इनकम गोज टू द ओनर ऑफ कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। जो कैपिटल का ओनर है उसके पास जब आप इंटरेस्ट के रूप में उसको कुछ पैसे वापस रिटर्न करते हो, दैट इज capital. And the last one is entrepreneur, part of the income goes to entrepreneurs in the form of profit. जो entrepreneurs है, जिन्होंने वो आइडिया लगाया, जिन्होंने वो काम किया, जिन्होंने वो पूरा सेटअप किया, वो इससे प्रॉफिट कमाते हैं। तो जो भी पैसा इनकम अर्न होता है कोई भी एक कंपनी के अंदर, उससे जो डिफरेंट सेगमेंट्स है उसमें वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो उसमें कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एक लैंड पे, एक लेबर पे, दूसरा कैपिटल पे, और लास्ट जो पार्ट बच जाता है, ये जो एंटरप्रेन्योर्स है जो कि प्रॉफिट कमाते हैं, वो लास्ट पार्ट जो बचता है वो कभी ज्यादा बचेगा कभी कम बचेगा, उनकी कोई श्योरिटी नहीं है। देखो वेजेस और सैलरी जो है वो फिक्स है, लेकिन प्रॉफिट कभी भी फिक्स नहीं है, कभी बहुत ज्यादा हो सकता है, कभी बहुत कम हो सकता है, कभी लॉस भी हो सकता है। तो जो लास्ट पार्ट ऑफ इनकम जो बच जाएगा
वो एंटरप्रेन्योर के पास जाएगा, उसे आप प्रॉफिट भी कह सकते हो और उसके पास कुछ नहीं बचा तो आप उसे लॉस भी कह सकते हो। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स। आपका ये सब जानना बहुत जरूरी था स्टैटिस्टिक्स को समझने के लिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स? इज द क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन ऑफ फैक्ट एंड फाइंडिंग। अब हम लोग कभी भी, आपने अगर कभी भी इकोनॉमिक्स का पेपर उठा के देखा, इकोनॉमिक टाइम्स या कुछ भी अगर पढ़ा है, या फिर आप एयरटेल के या फिर टाटा, रिलायंस, जियो के या फिर किसी भी कंपनी के डेटा को अगर आप देखोगे कि वो कैसे पता लगाते हैं कि उनको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, कि क्वांटिटेटिव प्रॉफिट है कि क्वालिटेटिव प्रॉफिट है, ये हम आगे पढ़ेंगे, कि आपके लास्ट ईयर से ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है कि लास्ट ईयर से प्रॉफिट का परसेंटेज गिर गया है, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट कितना है, ये सब कुछ पता लगाने के लिए आपको स्टैटिस्टिक्स पे जाना पड़ेगा। और स्टैटिस्टिक्स क्या है? एक क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है। हर चीज का जो इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करता है, उसको फैक्ट्स में और फिगर्स में जब उसको आप लेके आते हो, उस फाइंडिंग्स को जब आप क्रिएट करते हो तो उसे आप स्टैटिस्टिक्स कहते हो। आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को आप चेक करते हो कि वो फैक्ट है कि नहीं, फिर उस फैक्ट को आप फिगर्स के अंदर प्रेजेंट करते हो, दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। इन सिंगुलर सेंस, अगर आप सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स का मतलब पता लगाओ तो स्टैटिस्टिक्स में बी डिफाइंड एज द कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। स्टैटिस्टिक्स क्या क्या काम कर रहा है सिंगुलर सेंस में? कलेक्ट करना डेटा को, उस डेटा को ऑर्गेनाइज करना अकॉर्डिंगली, उसी ऑर्गेनाइज डेटा को प्रेजेंट करना, फिर उस डेटा का एनालिसिस करना कि हमें आगे क्या करना चाहिए और क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कहाँ गलती हो गई, कहाँ सही रहा, सब कुछ, और उसको इंटरप्रेट करना, उसको हम सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। और अगर प्लूरल सेंस में जाए तो statistics refers to information in terms of numbers or numerical data such as population statistics। और प्लूरल सेंस के अंदर स्टैटिस्टिक्स एक इंफॉर्मेशन को कहते हैं जिसके अंदर नंबर या फिर न्यूमेरिकल डेटा को प्रेजेंट किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स, इस एरिया में इतना पॉपुलेशन है, इतने पॉपुलेशन के अंदर इतने लोग हिंदू है, ठीक है, ऐसा ही है, अंडर 14 है, अंडर 18 है, अबव 25 है, यूथ है, ओल्ड है, ये सब कुछ पॉपुलेशन डेटा में आता है। ये प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स को आप कह सकते हो कि ये एक एग्जांपल है। ठीक है, आई बिलीव यहाँ तक सबको क्लियर है। प्लीज रेज योर हैंड इफ एवरीथिंग इज क्लियर अप टिल ओवर हियर, एंड इफ यू हैव एनी, और वी आर गोइंग टू सी द स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब देखो मेरे पास टोटल अराउंड 5 to 6 मिनट, 8 मिनट होते हैं, तो हम ट्राई करते हैं कि स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है वो कंप्लीट कर लें। उसके बाद के जो स्लाइड्स हैं वो हम कल दिखा देंगे, एंड देन आई विल सेंड यू द स्लाइड्स। उसके बाद फर्स्ट चैप्टर जो है हमारे इकोनॉमिक्स का वो ट्राई करेंगे बुक के अंदर जो जो पार्ट है वो भी कर लें, और बुक का क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करें। ठीक है, इन प्लानिंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, स्कोप क्या है स्टैटिस्टिक्स में? एक प्लानिंग का स्कोप है जिसके अंदर इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ विजन, गोल, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजीज, पॉलिसीज एक्सेट्रा। स्टैटिस्टिक्स हेल्प टू गेट द नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लानिंग व्हिच डिपेंड्स अपॉन द एनालिसिस ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा। आपको कुछ भी प्लान करना है, ठीक है, कुछ भी, आप किसी कंपनी में हो, किसी जगह पर हो, आपको अपनी लाइफ को ही प्लान करना है अपने घर के अंदर। देखो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, बहुत ही वेग तरीके से अपनी लाइफ को प्लान करते हैं, लेकिन जिसने इकोनॉमिक्स पढ़ ली ना वो अपनी लाइफ को भी बहुत अच्छे से प्लान कर सकता है स्टैटिस्टिक्स के थ्रू। जैसे आप अपने लाइफ के लास्ट ईयर्स देखोगे, उसके अंदर आपने क्या क्या गलतियां करी, क्या क्या सही किया, किस रीजन की वजह से क्या इफेक्ट हुआ, किस रीजन की वजह से अच्छा इफेक्ट हुआ, उसको पॉइंट आउट करोगे, एक डायरी में लिखोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको किस दिशा में जाना है। दिस इज कॉल्ड कलेक्शन ऑफ डेटा। आप इसको अपनी लाइफ का एक डेटा का कलेक्शन कह सकते हैं। इसीलिए हम कहते हैं डायरी राइटिंग इज अ रियली गुड थिंग बिकॉज इट इज अ काइंड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा ऑफ योर लाइफ where you can go back and see to it that what you need to do at that phase in life जहां पर आप फंस गए। लेकिन अगर आप अब उसको कंपनी के फॉर्म में समझें, तो कंपनी के फॉर्म में जो भी कंपनी बना रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है, उसको कैसे सेल कर रही है, कितना उसका बिक रहा है, कितना सामान उसका नहीं खरीदा जा रहा, ये सारा का सारा जो स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन है वो स्टैटिस्टिक्स में लिया जाता है। ठीक है, और उसके हिसाब से आगे की प्लानिंग करी जाती है कि आगे क्या करना। इंडिया का जो बजट सेट होता है, प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल जो आपके जो मिनिस्टर्स होते हैं, वाणिज्य मंत्री होता है, ये सारे जो मिनिस्टर्स होते हैं, हाउ डू दे सेट दी, हाउ डू दे प्लान इकोनॉमिक्स ऑफ इंडिया? दे प्लान लाइक दिस होगी कि लास्ट ईयर हमने ये किया, इन कुछ सालों में ये हुआ है, दिस इज हाउ द इकोनॉमिक द स्टैटिस्टिक्स इज प्लान, दिस इज हाउ द स्टैटिस्टिक्स स्टैंड,
और ये डेटा हमने कलेक्ट किया है, इस डेटा के अनुसार हमें ऐसे आगे बढ़ना चाहिए, इतना रुपया यहाँ पे, इतना रुपया यहाँ पे, इतना मनी यहाँ पे लगना, ठीक है। ये होता है प्लानिंग के अंदर काम। इकोनॉमिक्स के अंदर कैसे काम होता है? स्टैटिस्टिकल एनालिसिस आर यूज्ड इन सॉल्विंग डिफरेंट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स सच एज कंजम्पशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, इन्वेस्टमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। टूल्स लाइक टाइम सीरीज एनालिसिस, डिमांड एनालिसिस, फोरकास्टिंग टेक्निक्स एक्सेट्रा आर यूज्ड। अब इकोनॉमिक्स के अंदर आप कैसे यूज कर सकते हैं? स्टैटिस्टिकल एनालिसिस अगर आप कर रहे हो तो आपको कहाँ, जैसे सपोज करो आपके पास बहुत सारे डेटा है, जैसे हम लोग अभी जैसे बात करते हैं इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, वो किस बेस पे क्या देते हैं हम लोग? स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन के थ्रू कहते हैं। बिना स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन के थ्रू अगर कोई भी आपके सामने कुछ भी आके कह रहा है तो वो कोई प्रूफ नहीं दे रहा, वो सिर्फ अपने मन की मनगढ़ंत बात कह रहा है जिसका कोई प्रूफ नहीं। अगर आपको प्रूफ चाहिए तो यू विल हैव टू टेक द हेल्प ऑफ द स्टैटिस्टिक्स और द डेटा, और वो डेटा आपको कैसे प्रोवाइड होगा? स्टैटिस्टिक्स के थ्रू। और ये हमें कहाँ हेल्प करता है? इकोनॉमिक्स में कितना कंजम्पशन हो रहा है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ और किधर किधर इन्वेस्टमेंट हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो कितना है, एम्प्लॉयमेंट का रेशियो कितना है, किस जगह पर क्या एम्प्लॉयमेंट रेशियो है, किस जगह पर पॉपुलेशन बढ़ी है घटी है, ये सब का सब डेटा आपको स्टैटिस्टिक्स के थ्रू ही मिलेगा, नहीं तो नहीं। और इसके टूल्स कौन कौन से हैं? टाइम सीरीज एनालिसिस, ये हम पढ़ेंगे आगे, नो नीड टू वरी अबाउट इट। डिमांड एनालिसिस, फोरकास्टिंग टेक्निक, आगे जो फोरकास्ट करते हैं हम लोग उसके लिए टेक्निक्स लगाते हैं कि हमें ये करना है। तो दीज आर ऑल दी टूल्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जिसके थ्रू हम इकोनॉमिक्स में हेल्प ले सकते हैं। आगे और है स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स में 2 और पॉइंट है। आई एम सीइंग कि आई बिलीव आप लोग का इंटरेस्ट अब उतना हाई लेवल पर नहीं है, आप लोग अब व्हाट डू आई से आ चुके हो उस लेवल पर जहां पर अब आपको शायद इससे ज्यादा पढ़ाने से समझ नहीं आएगी बात। तो आज हम लोग यहीं पे ऑफ करेंगे। दिस इज दी थिंग व्हिच वी हैव डन टुडे। कल हम लोग इसके आगे का पढ़ेंगे और स्लोली बट ग्रेजुअली CR जैन और VK ओरी की किताब के जो क्वेश्चन है नंबर 1 एंड नंबर 2 जो आपके NCERT के बुक्स के क्वेश्चन आंसर है वो भी मैं आपको सेंड करूंगा और उसको भी आप पढ़ लेना। यस रिया, व्हाट यू वांट? नो सर, गलती से हो गया था। ओके फाइन, चलो टेक केयर, बाय बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे अहेड एंड जय श्री कृष्ण।